ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी चंद्रदेव, सोमनाथ तथा भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत होता है और इसका लघु रूप हम अलग से प्रस्तुत करते रहे। इसमें डेटा जो भी लिए हैं दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हो। अंक ज्योतिष में जन्म तिथि से संबंधित जो डेटा है वह भी दृक पंचांग से लिया, वह भी गूगल से लिया गया। यह पंचांग दैनिक पंचांग पंचांग 5 भागों में हुआ करता है। पंचांग के 5 अंग होते हैं और इस दैनिक पंचांग के भी 5 अंग हैं। यह 5 भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत है। सूची आपके समक्ष। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु रूप अलग से प्रस्तुत करते हैं। दूसरा भाग चंद्रमा जन्म पत्रिका में जिस नक्षत्र में है और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, दोनों के परिप्रेक्ष्य में आज का दिन विभिन्न नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए कैसा होगा, यह हम इस प्रस्तुति में जानेंगे। साथ ही साथ इसे ताराबलम कहा जाता है, जो 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। ताराबलम से आज के बारे में हम किसी भी नक्षत्र में जन्मे जातक के बारे में जान सकते हैं और 9 तारा चक्र पद्धति से जातक के जीवन के बारे में जान सकते हैं। उसकी भी संक्षिप्त जानकारी इस प्रस्तुति में। बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी प्रस्तुति। दूसरा, इसके अगले भाग में हम आपको लेकर आए राशि में, यानी चंद्रमा जन्म राशि में कुंडली के अनुसार और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, दोनों के परिप्रेक्ष्य में आज के दिन कैसे होने के संकेत हैं विभिन्न राशि में जन्मे जाते। चौथा भाग आज का चौघड़िया से है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो दैनिक कार्यों से लेकर विभिन्न कार्यों के लिए, चाहे वह कार्य दैनिक हो या विशेष कार्य हो, पहली बार कार्य किए जा रहे हो, सभी के लिए शुभ और अशुभ मुहूर्त का लेखा जोखा आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, आपके उपयोग के, ताकि आपके कार्यों में शुभता रहे, अशुभता की का नामो निशान नहीं। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंधित रखता है, जो कि अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त परिचय, इसकी उपयोगिता पर पूरी चर्चा, थोड़ा एक्सरसाइज जन्म तिथि पर और आज का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा है विभिन्न तिथियों के जन्मे जातकों। तो चले, हर प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी, ज्ञानवर्धक तथा सहजता से समझने वाली और हर प्रस्तुति आपके द्वारा आगे बढ़ाने के लायक, यानी साझा करने के लायक। तो चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ और हम प्रस्तुति के पहले भाग में चले। इसके पूर्व पंचांग की महत्ता पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हल्का सा। पंचांग हम जानते हैं कि यह शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु यह उससे कहीं बढ़कर यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते
तो चलिए आइए पंचांग की अहम भूमिका को देखते हुए हम सब इसको का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को आ- में अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। तो चलिए अब आपको पंचांग की तरफ ले चलते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार है। गणपति बप्पा धरातल पर है और इसलिए मन ही मन गणेश की स्तुति चंद पल के लिए हम करते हैं। आप करें और हम भी आपके साथ हैं। मन ही मन के मौन लो। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के पहले भाग। आज का दिनांक 1 सितंबर 2025, सितंबर माह की पहली तारीख और माह भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, शाखा संवत 1947, विश्वसु विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5130वां वर्ष। सूर्योदय 5:30 पर, सूर्यास्त 6:09। दिशा शुभ पूर्व है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा कर। पंचांग के पांचों अंक: तिथि देर रात्रि 2:43 तक नौमी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात दसवीं, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र राशि 7:55 तक ज्येष्ठा, उसके बाद मूला। योग अपराह्न 4:32 तक स्तुंभ, तत्पश्चात प्रीति। और करण अपराह्न 1:54 तक बालव, तत्पश्चात देर रात्रि 2:43 तक कौलव और फिर तैतिल। तो ये रहे हम पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भोलेनाथ को देखते हैं कि आज भोलेनाथ का वास कहाँ है और उनकी सूखता कैसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का भोलेनाथ जब तक नौमी तिथि है तब तक वे गौरी के सानिध्य में है। तत्पश्चात दसवीं तिथि जब आता है तो सभा स्थल में होते हैं। पहली भाग में नौमी तिथि तक यानी देर रात्रि 2:43 तक सुखप्रद स्थिति है, उसके बाद थोड़ा अशुभ स्थिति। चलिए भोलेनाथ को फिर नमन करते हुए उन्हें विदा करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त के दिन के 11:24 से 12:15 तक। अमृतकाल दिन के 10:13 से 11:58 तक। रवि जोग रात्रि 7:55 से 5:30 यानी कल सुबह तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:56 से 2:46 तक। गोधूली बेला संध्या 6:09 से 6:31 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:12 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ कर। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः 7:05 से 6:39 तक। गुलिक काला अपराह्न 1:24 से 2:59 तक। यमगण दिन के 10:14 से 11:49 तक। और वर्ज मुहूर्त कल भोर में 4:34 से 6:17 तक। गंडमुल प्रातः आज के सूर्योदय से यानी प्रातः 5:30 से कल के सूर्योदय 5:30 तक। कोई भी मुहूर्त जब सूर्योदय से एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है उसे अहोरात्रि भी कहते हैं। तो गंडमूल आज का अहोरात्रि। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति की तरफ चलते हैं, जिसमें हम स्थानीय पटना के
5 बजे प्रातः का निकाल कर आपके समक्ष रखे हैं। अंश के अनुसार बुध देव कमजोर स्थिति में है, शेष ग्रह सभी सभी ग्रह मजबूत हैं। चंद्रदेव आज रात्रि के 7:55 तक अपनी नीचता को समाप्त करते हुए वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में जाएंगे, जलीय राशि से अग्नि राशि में जाएंगे, जो कि उनके मित्र हैं। इस प्रकार और शेष ग्रह अपनी पूर्ववत स्थितियों में है। इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 4 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और स्व राशि में सूर्यदेव 1 ग्रह। किसी भी राशि का ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। सूर्य की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह है, बुध की राशि में 2 ग्रह है, शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, वे बृहस्पति देव और शनि देव। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। सूर्य, मंगल, राहु ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शुक्र देव, बृहस्पति देव और शनि देव के नक्षत्र में दो दो ग्रह हैं और शेष ग्रहों के नक्षत्रों में सूर्य, मंगल, राहु को छोड़कर एक एक। इस प्रकार ये हमारा पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। अब आपको हम दूसरे भाग में ले चलते हैं जो ताराबलम है। ताराबलम जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह ताराबलम के नीचे जो कॉलम है, रो है, उसमें दर्शाए गए हैं और जो ताराबलम के बगल में सामने जो रो है जिसमें नक्षत्र, ये दोनों में नक्षत्र लिखे हुए हैं। तो ताराबलम के नीचे जो नक्षत्र की सूची है, रो बनाए गए हैं, वह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह है। और जो ताराबलम के हॉरिजॉन्टल में जो नक्षत्र के नाम लिखे गए हैं, जो कॉलम बनाए गए हैं विभिन्न, वे चंद्रमा के आज के इस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, वह है, इसे ताराबलम कहते हैं। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो आज के बारे में चर्चा होती है और नव तारा चक्र पद्धति मूल सिद्धांत पर आधारित है। और ताराबलम में की चर्चा करने के पूर्व नव तारा चक्र पर संक्षिप्त चर्चा जरूरी है इसको समझने के लिए, क्योंकि नव तारा चक्र पद्धति जातक के पूरे जीवन के बारे में बताता है। ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, यानी कोई भी ग्रह अपना फल नहीं देते, वे नक्षत्र के अनुसार फल देते। तो कौन से ग्रह कौन नक्षत्र के फल देते या देंगे, यदि आपको पता चल जाए, फिर आपकी दशा महादशा कैसी चलेगी, जन्म कुंडली में ग्रह कैसे रहेंगे, हमसे मिलने वाले विभिन्न लोग कैसे होंगे, हमारे लिए कितना फलदायी होंगे, ये सभी हम आगे से जान सकते हैं। और इस तरह से हम शुभता का लाभ उठाते हुए जो चुनौतियों का सामना भी हम दृढ़ता से कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद। तो नौ तारा चक्र पद्धति पर चलते हैं। ग्रहों को नक्षत्र से जोड़ते हैं। नक्षत्र कुल 27 होते हैं, ग्रह 9 ही होते हैं। तो आखिर कैसे ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा जाए, इस हेतु 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला श्रेणी में 9 नक्षत्र, पहला से 9वां, दूसरे से 10वां से 18वां और तीसरे में 19वां से 27वां नक्षत्र। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, यानी पहला ग्रह केतु, दूसरा ग्रह शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्र, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध देव। अब ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ने के लिए पहला नक्षत्र, पहले श्रेणी में से पहला नक्षत्र, दूसरे श्रेणी का पहला नक्षत्र जो 10वां नक्षत्र होता है और तीसरे श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो 19वां नक्षत्र होता है, इन तीनों का स्वामित्व केतु देव किया पहले ग्रह। उसी तरह से दूसरी श्रेणी में से दूसरे दूसरा नौवां, सॉरी दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को मिला। तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्यदेव को गया और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव को गया। और यह सूची
इस तरह से हुई। आपके समक्ष है, इसको सहेज कर आप रख सकते हैं, यह आपके लिए उपयोगी हो। नक्षत्र और उनके स्वामी ग्रह। अब इससे अब ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि फलित कैसे करें। तो चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है उसको पकड़ें, और उनके जो स्वामी हुए वो पहला ग्रह बने। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, तो उसके स्वामी चंद्रदेव बने, और चंद्रदेव से गणना आरंभ होगी। चंद्रदेव पहला ग्रह बनेंगे। चंद्रदेव जातक के लिए मिश्रित फल देंगे, शुभ और अशुभ दोनों, शुभ कम अशुभता ज्यादा। और चंद्रमा से गणना जब आरंभ होगी तो दूसरा ग्रह मंगल देव, तीसरा राहु, चौथा बृहस्पति, पांचवा शनिदेव, छठा बुध देव, सातवां केतु, आठवां शुक्र और नौवां शुक्र। तो जिस जातक का भी चंद्रमा के नक्षत्र में जन्म हुआ, चाहे वह हस्ता हो या श्रवण हो या रोहिणी हो, उनके लिए पहला ग्रह चंद्रमा, दूसरा मंगल, तीसरा राहु, चौथा बृहस्पति, इसी क्रम में चलते हुए सभी ग्रह बनते हैं। अब पहला ग्रह जो होता है वह तो अशुभ फलदायी होता है, मिश्रित फल देते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह जो होते हैं शुभ फलदायी होते हैं। वहीं पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो होते हैं वे अशुभ फलदायी। अब इसी चंद्रमा के जातक को ही देखिए, चंद्रमा में जिसका जन्म हुआ है उसके लिए राहु, शनि देव और केतु देव पीड़ादायक होंगे, बाधक होंगे, समस्या के कारक बने। वहीं इसके विपरीत मंगल देव, बृहस्पति देव, बुध देव, शुक्र देव और सूर्य देव इसके लिए, जातक के लिए शुभ फलदायी होंगे। और अब हमें पता चल गया कि कौन से जातक, इस जातक के लिए कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से अशुभ। तो क्या किस दशा महादशा का फल अच्छा होगा, कौन सा खराब होगा, ये हम नहीं जान सकते, इससे निकाल सकते। और जब भी अच्छा शुभ महादशा का फल होगा तो फिर उसमें शुभ कार्य का हम का निष्पादन करने तो शुभता रहेगी। और अशुभ जब भी ग्रह की महादशा होगी या अंतर्दशा होगी तो उसमें हम चुनौती को सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें, तो हमारे लिए शुभकारी होगी, पीड़ादायक कम होगी। इसी तरह से जन्म कुंडली में ग्रह हमारे कौन से फलदायी हैं, उदाहरण स्वरूप हम देखें कि हमारे लिए भी चंद्रमा के जातक, चंद्रमा नक्षत्र में जन्मे हैं जातक, उनके लिए मंगल शुभ फलदायी है, संपत्ति। तो जातक अगर इस जातक के कुंडली में देखें मंगल कहाँ है, जहां मंगल है वहीं से संपत्ति इनको मिलेगी, वहीं से उसकी वृद्धि करें तो शुभ फलदायी होगा, धन का कारक। इसी तरह से सभी ग्रहों के बारे में हम जानते हैं। जन्म कुंडली से हम जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए कैसे फल देंगे और कैसे उनसे फल निकाला जा सकता है। अंत में हम नक्षत्र के अनुसार जिस कोई भी जातक हमारे लिए कितना फलदायी होगा यह हम नक्षत्र से जान सकते हैं। यदि जातक का, जिस जातक के साथ हम संबंध जोड़ने जा रहे हैं उसका नक्षत्र हमें पता हो, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और हमारे नक्षत्र से उसका तालमेल करते हैं, यदि वह पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र निकल गया उनका, फिर पीड़ादायक हो सकते हैं। चाहे वह संबंध घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, गांव में हो, पार्टनरशिप में हो, बिजनेस पार्टनरशिप में हो, कार्यालय में हो, सभी जगह ये सूत्र काम आता है। और यही वजह है कि नवतारा चक्र पद्धति पर हमने जो प्रस्तुति रखी है यूट्यूब पर, ज्ञान वर्धन हेतु, उसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली भी डाली है। और इनका आपस का संबंध जग जाहिर है, इतिहास के पन्नों में ही नहीं हर के लब पर के है, हर के जीवा पर। और वह नवतारा चक्र पद्धति से हमने प्रमाणित करने की कोशिश की कि उनके फल कैसे हो, कैसा संबंध था।
तो नौ तारा चक्र पद्धति की प्रमाण फल की सटीकता को प्रमाणित करने के लिए हमने भगवान राम, माँ सीता और जन्म पवन पुत्र की हनुमान की कुंडली रखी, और यह साबित हुआ कि नौ तारा चक्र पद्धति काफी उपयुक्त। तो चलिए, ये रहा नौ तारा चक्र पद्धति पर संक्षिप्त चर्चा। अब आपको हम ले चलते हैं तारा बलम पर। आज के नक्षत्र के अनुसार विभिन्न नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए चंद्रमा आज जो नक्षत्र में है उसके अनुसार आज कैसा होगा। तो चंद्रमा आज पहले भाग में, यानी रात के 7:55 तक वे ज्येष्ठा नक्षत्र में है, उसके बाद मूला नक्षत्र में जाते हैं। जब तक ज्येष्ठा नक्षत्र में है, यदि एक ग्रह को उठाया जाए, भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए उठाते हैं, तो उनके लिए दोनों भाग मित्र और अति मित्र हैं, यानी 8वां 9वां ग्रह बनते हैं। तो दोनों ही इनके लिए बल्ले बल्ले है, तो फलदायी। वहीं यदि हम पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में जन्मे जातक के लिए देखते हैं, तो पहला भाग विपद का कारक होता है, दूसरा भाग क्षेम का कारक होता है। यानी पहला भाग समस्या को लेकर आया है, दूसरा भाग शुभ लेकर आया है। अब आपके पास समस्या होती है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म आज का दिन, नक्षत्र के अनुसार आज का दिन जन्म विपद प्रत्यय या नैथन्य में हो आज का दिन, तो उसे क्या करना चाहिए, उपाय क्या है। तो आपको स्पष्ट बता दें, उपाय पर भरोसा न करें जो कि नहीं है। उस मुहूर्त को त्यागें, टालें उस मुहूर्त को अगले तिथि के लिए, और अग्रिम से अगर इस प्रकार के सूत्र को जान लेते हैं, तो फिर आप आगे से ही उस काम को उस समय से पहले कर लें, ताकि शुभता बनी रहे। उपाय के तौर पर जानकारी के लिए हम यह बता सकते हैं कि विभिन्न तारा में पढ़ने वाले आज के दिन के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन इसकी जो प्रमाणिकता है, इसकी उपयोगिता है, वह कहीं प्रमाणित नहीं है। कहीं भी इसके उपाय का सही फल दिया है यह उपलब्ध नहीं। ऐसी स्थिति में हम जोखिम नहीं लेने की सलाह देते हैं आज के युग। तो चलिए, केवल जानकारी हेतु आपको बता दें, यदि तारा बलम आज का तारा जन्म में है, तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यरी में है तो नमक का दान करें, और नैधन्य में है तो प्याज मुहूर्त है, मजबूरी हुई तो तिल से स्वर्ण का दान। ये किताबों की बातें हैं, यथार्थ में क्या सही है या नहीं है, यह हम कहीं प्रमाणिकता इसकी नहीं मिली, इसलिए हम इसको उपयोग करने हेतु सलाह नहीं देते हैं, जोखिम लेने की सलाह नहीं। तो चलिए, इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग की प्रस्तुति में। तीसरा भाग चंद्र राशि से संबंध रखता है। चंद्रमा जिस राशि में है और जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जन्म कुंडली में जिस राशि में है, उसके दोनों को मिलाकर कैसा फल होगा, इसे चंद्र बलम कहते हैं। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, और वे रात्रि के 7:55 पर धनु राशि में है। तो जब तक वृश्चिक राशि में है, तब तक के लिए वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। याद रहे, आप चंद्र राशि के अनुसार देखें फल को, लग्न के अनुसार नहीं देखें। वहीं 7:55 के बाद मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष ग्रह, शेष राशि वाले जातक सावधान रहें, इस देव का ध्यान रखें, और कोशिश करें कि हम जो आप जोखिम किसी भी कार्य में न लें, जगह शुभ स्थिति बने। चलिए, चौथे भाग में चलते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक जो चौघरिया एक प्रकार, सॉरी, चौघरिया मुहूर्त पर आते हैं, अंक ज्योतिष पर नहीं। अंक ज्योतिष अगले भाग में। चौघरिया ज्योतिष यह बताता है कि शुभ और अशुभ मुहूर्त कौन से। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो या कोई भी नया कार्य आरंभ। यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे, तो कम से कम शुभ मुहूर्त देखने, चौघरिया मुहूर्त देखने की सलाह। अब चौघरिया होता क्या है। चौघरिया में कुल 8 चौघरिया हुआ करते हैं, दिन के 8 चौघरिया रात्रि के होते, लेकिन 7 चौघरिया
का ही नामकरण होता है, सात साप्ताहिक दिनों से संबद्ध कर, चूंकि इनको सातों चौघड़िया को 7 दिनों से संबद्ध कर, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। जो पहला चौघड़िया होता है उसी की पुनरावृत्ति होती है अंतिम चौघड़िया, दिन की अंतिम चौघड़िया में। उसी तरह से रात्रि का जो आरंभ का चौघड़िया हुआ करता है, वह रात्रि के समाप्ति के समय वह चौघड़िया होता है। तो आज का चौघड़िया यदि देखें, आज के चौघड़िया में जाने के पूर्व आपको बता दें कि सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो गया, और सभी साप्ताहिक दिन का संबंध किसी न किसी ग्रह से है। और इसलिए, और सभी ग्रह किसी न किसी विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। इसलिए सातों चौघड़िया किसी न किसी विशेष कार्य के प्रयोजन के लिए शुभ कार्य उनका उपयोग होता है। किंतु दिन का चौघड़िया या रात का चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त हो गया। उदाहरण स्वरूप, राहु काल से ग्रसित हो, वार बेला से ग्रसित हो, काल बेला से ग्रसित हो, और रात्रि का काल रात्रि से ग्रसित हो, तो वैसी स्थिति में अशुभता में हम इसको त्याग करते हैं। वैसे समय को, वैसे अवधि को उसका उपयोग नहीं करते, और यदि शुभ है तो फिर उसका उपयोग करते हैं। तो आज का चौघड़िया जो है वह आपके समक्ष प्रस्तुत। आज दिन सोमवार है, इसलिए अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ है और अमृत चौघड़िया से दिन समाप्त। बहुत शुभ स्थिति है, क्योंकि केवल 3 ही अवधि ऐसे हैं जो राहु काल, जो अशुभता से अधिव्याप्त का, दिन के 7:05 से 8:39 तक राहु काल तक काल चौघड़िया से अधिव्याप्त है। वहीं वार बेला तो 2:59 तक से 4:34 तक है, वह वार बेला से ग्रसित है। पुनः बता दें, राहु सुबह 7:05 से 8:39 तक काल बेला और राहु काल से ग्रसित है। अपराह्न 2:59 से 4:34 तक वार बेला से ग्रसित है। और लाभ चौघड़िया रात्रि के 10:24 से 11:49 तक काल रात्रि चौघड़िया से व्यतीत है, अधिव्याप्त है। इसलिए ऐसे चौघड़िया को हमको परित्याग कर शेष चौघड़िया का हम उपयोग कर सकते हैं। ये रहे हमारे चौघड़िया की शेष प्रस्तुति। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने यूट्यूब पर जानकारी हेतु, विद्या लाभ के लिए तथा ज्ञान के लिए तथा उसकी उपयोगिता के लिए हमने हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया यूट्यूब पर रखा है। उसे देखें, समझें और उसका उपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, उस पर हम चलते हैं। अंक ज्योतिष की महत्ता जीवन में बहुत अधिक है। यह मात्र 1 से 9 अंक के बीच का काम करता है। शून्य अंक इसमें नहीं लिए जाते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 9 अंक के बीच में पांचवा अंक ऐसा होता है जो मध्यम अंक, यह संतुलित करता है सभी अंकों। इसलिए अपने से आने वाले पूर्व के अंक, बाद के अंकों को यह संतुलित करता है। इन अंकों के 1 से 9 अंक जो होते हैं, हम एकल अंक में ही गणना करते हैं हमेशा अंक ज्योतिष में। और 1 से 9, एक से ज्यादा अंक जब भी किसी कोई यदि अंक समूह आए, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। और इन अंकों के 1 से 9 अंक के अलग अलग ग्रह जो होते हैं, जो स्वामी होते हैं, शासक ग्रह होते हैं, और इन्हें अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। एक अंक के स्वामी सूर्य बने, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां के बुध, छठा के शुक्र, 7वां के केतु, 8वां का शनि और 9वां के मंगल। एक अंक को राजा या सरकार से जाना जाता है, 2 को रानी, पार्टनर या डिप्लोमेट के रूप में जाना जाता है, तीसरा को गुरु के रूप में जाना जाता है, चौथा को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से जाना जाता है, पांचवा को राजकुमार से, छठा को मंत्री से, या जो सुख सुविधा व्यक्ति दान करे उससे भी 6 को जानते हैं, 7 को धर्म गुरु से, जिस व्यक्ति को पूर्वाभास हो आगे के ज्ञान के बारे में, आगे की घटनाओं के बारे में, जिसे कहते हैं इंट्यूटिव पर्सन, वह भी 7 अंक से जाना जाता है। 8 हमसे हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग,
समाज में हमारे सबसे नीचे के लोग और न्यायाधीश, ये सभी 8 अंक से सुशोभित, 8 अंक वाले होते हैं। 9 सेनापति, पुलिस और डॉक्टर, ये सभी 9 अंकों से जाने जाते हैं। अब एक तिथि लेते हैं, जो जन्म तिथि, जो कि महत्वपूर्ण है। जन्म तिथि में यदि हम देखें तो जब भी जन्म तिथि 1 अंक का होता है, मूलांक निकालने के लिए जन्म तिथि के अंकों को जोड़, यदि एक अंक है तो केवल एक ही अंक को लेंगे, शेष को छोड़ दें। तो 1 अंक आज का है, इसलिए 1 अंक को ही लिए। तिथि में, माह, तिथि, माह और वर्ष में हम पूरे अंकों को जोड़ेंगे, और जब जोड़ते हैं तो हमें 9 अंक मिलते हैं। 1 और 9 आपस में मित्र हुआ करते हैं। ये जरूरी है कि यह मूलांक जो कहलाता है, जो जन्म तिथि का योग और जन्म तिथि, माह और वर्ष का योग, जो भाग्यांक कहलाता है, उसमें आपस में तालमेल होना चाहिए। बोलचाल की भाषा में मूलांक को ड्राइवर और भाग्यांक को कंडक्टर का। जब भी यह मूलांक और भाग्यांक में आपस में तालमेल में कमी होती है, तो फिर अंक ज्योतिष काम आता है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन होगा, वह आप निकाल सकते हैं और जान भी सकते हैं। हम इसकी चर्चा थोड़ी देर में करने वाले हैं, लेकिन हम इसके बैलेंस के लिए अंक ज्योतिष में, यदि मूलांक और भाग्यांक में आपस में तालमेल अच्छे नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सहारा लेते हैं अन्य अंकों का। और सबसे ज्यादा सहारा जो होता है, जो उपयोगी सहारा होता है, वह है नामांक। आश्चर्यचकित हो गए होंगे, नामांक कैसे होता है, नाम का अंक कैसे निकलेगा। तो बंधुओं, हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है, और जब भी नाम हम लेते हैं तो उन अंकों का अक्षरीय मूल्य हम उन अक्षरों का, नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों का अंकीय मूल्य से परिवर्तित करते हैं, और फिर उनको जोड़कर एक अलग अंक करते हैं। हमने एक नाम लिया राम। आप देखें, राम का नाम 2 से शुरू हुआ है, और इनका कुल जोड़ 7 होता है। तो ऐसे ही ये, ऐसे व्यक्ति का यदि कहें तो 1 नंबर के साथ तालमेल तो अच्छा होगा, 9 नंबर के साथ तालमेल अच्छा नहीं होगा। मूलांक और भाग्यांक दोनों मित्र होना चाहिए, शत्रु नहीं होना चाहिए, और इनका नाम ऐसे अक्षर से आरंभ न हो जो मूलांक का भाग्यांक का शत्रु अक्षर हो। आपके समक्ष ये जो शत्रु अंक है, हर अंकों के मूलांक के, आपके मूलांक और भाग्यांक के शत्रु अंक आपके समक्ष। आप देखें कि जिसका 9 है, उसका नाम UVWTMTBKRFMP नहीं होना चाहिए, यानी आर इस श्रेणी में आता है, जो कि इनके नाम का पहला अक्षर नहीं। इस प्रकार हम नाम का करेक्शन करते हैं। नाम में हम, अगर जातक का शुरू में जन्म के समय ही है, तो नाम ऐसा चुनते हैं जो इसके जीवन के लिए कामयाब हो, क्योंकि नाम ही ऐसा अंक है जो कि जीवन पर्यंत काम आता है और उसका उपयोग होता है। नाम, आपका नाम का अंक आप तय करते हैं, इसलिए डायनेमिक होता है, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त नहीं होता। हाँ, ईश्वर इससे के द्वारा से आप इसको वेटिंग करा सकते हैं, यानी आप अपने सूची में से देख सकते हैं कि वह ब्लेसेड है, वह कहीं उसका अंकों से तालमेल तो की कमी तो नहीं है। यदि है, फिर हम उसका उपाय करते हैं। तो ये रहे हमारे आज के छोटी प्रस्तुति, परिचय अंक ज्योतिष पर। आज का दिनांक ज्योतिष के अनुसार कैसा है, चलिए आते हैं। आज का दिनांक 1/9/2025। सितंबर मास की एक खूबी है कि जो मूलांक होगा वही भाग्यांक। ये सितंबर माह की खूबी है, आज का जो मूलांक होगा वही भाग्यांक। इसलिए सितंबर माह में जो भी जन्मे जातक होंगे, उनका मूलांक और भाग्यांक एक होना चाहिए। तो मूलांक आज का 1, भाग्यांक 1। और यदि हम देखें तो सभी जातक
जो विभिन्न तिथियों को जन्मे हैं उनके लिए आज दिन बहुत ही, केवल शनि देव को छोड़कर, यानी 8, 17, 26 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनके लिए एक अंक अति शत्रुता है। हम भाग्य के अंक को मूलांक से ताल नहीं करते। विभिन्न जातक को जो जन्म हुआ है विभिन्न तिथियों में, उनके मूलांक 1 से 9 अलग अलग हो सकते हैं। तो उन सभी का हम आकलन कर रहे हैं कि एक अंक वाले जातक को, यानी एक अंक विभिन्न जातकों को अच्छे अंक दे रहा है, मित्रता का संबंध है, सफलता के सूचक। किंतु 8, 17, 26 तारीख को जो जन्म लिए हैं किसी भी महीने में, उनके लिए शनि देव शासक बनते हैं। एक सूर्य देव और शनि देव में नहीं बनती पिता पुत्र में, इसलिए सावधानी जरूरी है। 1, 8 वाले व्यक्ति भी सावधान रहें। लेकिन आज 8 अंक आपका है, यदि जन्म है तो फिर एक बोला आज्ञाकार है, समस्या के कारक बन सकते हैं, सावधान। इन्हीं शब्दों के साथ यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारी प्रस्तुति पर अभी तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति आपको तक YouTube के माध्यम से पहुंचाई गई, और यह प्रस्तुति यदि पहली बार देखते हैं तो इसे साझा करें अपने मित्र, सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। साथ ही साथ यदि हम अभी तक आप साझा नहीं कर किए हैं या नहीं करते हैं तो जरूर साझा करें अपने मित्रों, परिजनों के शुभेच्छुओं के संग। यह अनुरोध है नए और पुराने सभी सब्सक्राइबर्स। तो आप सभी से साझा करें, साथ ही साथ खुद का उपयोग करें। आपका फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें YouTube के कमेंट बॉक्स पर फीडबैक देकर प्रोत्साहित करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय भोलेनाथ, जय शनिदेव, जय सोमनाथ।